बच्चों, आज हम एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है बल्कि हमारी डेली लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जरा सोचिए, आज सुबह आपने जो मोबाइल यूज किया वह शायद चाइना में बना होगा। उसकी चिप ताइवान की हो सकती है, एप्स अमेरिकन, इंडियन हो सकती हैं और इंटरनेट टेक्नोलॉजी कई देशों की मेहनत का रिजल्ट है। अब एक सिंपल क्वेश्चन, अगर दुनिया के कंट्रीज आपस में कनेक्टेड ना होते तो क्या ये सब पॉसिबल होता? और सिर्फ मोबाइल ही क्यों, जो चॉकलेट आप खाते हो उसका कोकोआ अफ्रीका से आता है, जो शूज आप पहनते हो वह किसी दूसरे कंट्री में बने हो सकते हैं। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऑनलाइन गेम्स सब पूरी दुनिया को जोड़ते हैं। तो क्या दुनिया हमेशा से ऐसी ही कनेक्टेड थी? क्या पहले भी लोग दूसरे देशों में जाते थे? क्या पहले भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था? क्या लोग समुद्र पार करके बिजनेस करते थे? और अगर दुनिया जुड़ रही थी तो फिर वॉर्स और इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आए? यही इंटरेस्टिंग स्टोरी में ये चैप्टर बताने वाला है। इमेजिन कीजिए, आज से लगभग 500 साल पहले का समय। नो इंटरनेट, नो एरोप्लेन, नो फास्ट कम्युनिकेशन। फिर भी लोग हजारों किलोमीटर दूर देशों तक ट्रैवल करते थे। कोई स्पाइसेस की तलाश में निकलता था, कोई गोल्ड और सिल्वर के लिए और नए ट्रेड रूट्स खोजने के लिए। और कुछ कंट्रीज दूसरे देशों पर कंट्रोल करना चाहती थी। धीरे धीरे पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट होने लगी। इंडिया के मसाले यूरोप पहुंचे, अमेरिका की नई क्रॉप्स एशिया आई, अफ्रीका के लोगों को स्लेवरी के जरिए दूसरे देशों में ले जाया गया। फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी बदल दी। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है। जब दुनिया कनेक्ट हो रही थी ना, तब दुनिया ने वर्ल्ड वॉर्स भी देखे, ग्रेट डिप्रेशन आया, लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हुए, कंट्रीज टूटे, नई पावर्स उभरी और धीरे धीरे दुनिया उस स्टेज तक पहुंची जिसे आज हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब आप खुद सोचिए, अगर अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो इंडिया में जॉब्स पर असर क्यों पड़ता है? अगर मिडिल ईस्ट में वॉर हो जाए, जो हो रही थी, तो पेट्रोल प्राइसेस पूरी दुनिया में क्यों बढ़ जाते हैं? अगर चाइना में प्रोडक्शन रुक जाए तो दूसरे देशों में सामान महंगा क्यों हो जाता है? क्योंकि आज पूरी दुनिया डीपली इंटरकनेक्टेड है। लेकिन ये कनेक्शन अचानक नहीं बना, इसके पीछे सेंचुरीज ऑफ हिस्ट्री छुपी हुई है और उसी हिस्ट्री की जर्नी हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक अमेजिंग हिस्टोरिकल जर्नी। सिल्क रूट से लेकर मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन तक, ओल्ड ट्रेड से लेकर इंटरनेशनल इकोनॉमी तक, कॉलोनाइजेशन से लेकर वर्ल्ड वॉर्स तक और लोकल मार्केट से लेकर ग्लोबल मार्केट्स तक। ये चैप्टर हमें सिर्फ पास्ट नहीं बताएगा बल्कि ये समझाएगा कि आज की मॉडर्न वर्ल्ड आखिर कैसे बनी। मेरा नाम है अमरजीत शर्मा, टीचर हाई स्कूल प्रयोत जोन डोडा। तो आज मैं आपको इसी जर्नी पे लेने वाला हूँ क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 3, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में हम मीनिंग जानेंगे ग्लोबलाइजेशन का। तो जैसे मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दिया है, स्टार्टिंग में ही, कि जो फूड है वो डिफरेंट कंट्रीज से आता है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, लोग माइग्रेशन करते हैं, टेक्नोलॉजी कनेक्शंस है हम लोगों का। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर अमेरिका में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती तो उसका असर इंडिया पे भी पड़ेगा। ठीक है, चाइना में प्रोडक्शन रुक जाए तो पूरी दुनिया में मोबाइल फोन्स की कमी हो सकती है। इस इसी कनेक्शन को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। लेकिन ध्यान रखना, ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है। ये आज से 50 साल पहले शुरू नहीं हुआ, इसकी शुरुआत हजारों साल पहले हो चुकी थी। लोग ट्रेड करते थे, ट्रैवल करते थे, माइग्रेशन करते थे और कल्चरल एक्सचेंज के माध्यम से ये सब कुछ होता था। लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने की जरूरत है कि ग्लोबलाइजेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। पहले भी लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड, आइडिया शेयर करते थे, कल्चर शेयर करते थे।
तो प्यारे बच्चों, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हम पढ़ेंगे कि क्या था, जो कैसे लोग ट्रेड करते थे। तो एंशियंट टाइम में भी लोग ट्रैवल करते थे। अच्छा, ट्रैवल करने वाले लोग कौन थे? ठीक है, एंशियंट सोसाइटी जो थी वर इंटरकनेक्टेड थ्रू, तो ट्रैवल करते थे ट्रेडर्स, पिलग्रिम्स, प्रीस्ट और ट्रैवलर्स। और वो एक्सचेंज क्या करते थे? गुड्स, चीजें, यहां से वहां, मनी। ठीक है, उसके बाद स्किल्स, जो उनके पास हुनर होता था, नॉलेज, और साथ में डिजीजेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर, लेकिन देखो, वो सिर्फ सामान नहीं ले जा रहे हैं, वो अपने आइडियाज भी दे रहे हैं, अपना धर्म भी फैला रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं जो उस समय की होगी, छोटी छोटी मोटी टेक्नोलॉजी, और साथ में डिजीजेस भी अपने साथ ले जाते थे। क्लियर? आज से इमेजिन करो कि आज से हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड होता था। ठीक है, वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड होता था, मतलब एंशियंट वर्ल्ड भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कॉवरीज या सी शेल्स देखी हैं? देखे, यहाँ पे पिक्चर में दिख रही सी शेल्स, घरों में हम लोग इनको रखते हैं। तो पहले समय में इसे, जैसे हम आज रुपीज है ना हमारे पास पैसा, तो पुराने समय में इसे करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। मालदीव्स की कवरीज चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक पहुंचती थी। अब सोचो, जब सामान इतना दूर ट्रैवल कर सकता था, तो डिजीजेस भी ट्रैवल कर सकती थी। यानी एंशियंट ट्रेड रूट सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि डिजीजेस फैलाने का भी एक माध्यम बन गया। क्लियर बच्चों? तो पहले जमाने में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं था, जहाज नहीं थे, रेलवे नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, फिर भी लोग ट्रेड करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है वो है सिल्क रूट। सिल्क रूट ने कैसे पूरी दुनिया को कनेक्ट किया, ये आप पिक्चर में देख रहे हो। हमारा इंडिया बीच में है, और ये देखिए ये रूट्स, ये रूट कोई एक सिंगल सड़क नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा रूट है। सिल्क रूट कोई एक रोड नहीं था, ये रोड और सी रूट्स का पूरा नेटवर्क था, जैसे आप मैप में देख रहे हो। ये किसे कनेक्ट करता था? सिल्क रूट आपको जानना बहुत जरूरी है। ये कनेक्ट करता था एक दूसरे को चाइना, इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका। और इस, क्योंकि सिल्क चाइना से क्या जाती थी? सिल्क जाती थी। इंडिया से स्पाइसेस और टेक्सटाइल जाते थे, और यूरोप से गोल्ड सिल्वर आता था। यानी पूरी दुनिया ट्रेड के माध्यम से जुड़ी रहती थी। सिल्क रूट, क्योंकि चाइना से सिल्क के नाम पे ही इस रूट का नाम क्या पड़ा? सिल्क रूट पड़ा। स्टूडेंट्स, ट्रेड सिर्फ सामान का नहीं होता। ट्रेड जो होता है सिर्फ सामान का नहीं होता है, बल्कि उसमें होता है कल्चर एक्सचेंज। तो सिल्क रूट के रास्ते कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ, कल्चर भी ट्रैवल करता रहा। इन्हीं सिल्क रूट के माध्यम से बुद्धिज्म जो था इंडिया से फैला, जो क्रिश्चियनिटी थी एशिया पहुंची, इस्लाम ट्रेडर्स के साथ फैला। तो हम कह सकते हैं जहां वहां व्यापार जाता है, वहां कल्चर भी ट्रैवल करता है। अब जरा खाने की बात करते हैं प्यारे बच्चों। आप नूडल्स तो खाते हो नहीं खाते हो? स्पैगेटी जानते हो? हिस्टोरियंस कहते हैं कि नूडल्स चाइना से यूरोप पहुंचे, और अमेरिका की डिस्कवरी के बाद पोटैटो, टोमेटो, मेज, चिल्ली, ग्राउंडनट पूरी दुनिया में फैल गए। मतलब आज जो इंडियन फूड हमें नॉर्मल लगता है, वह भी कभी इंडिया में नहीं था। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने की जरूरत है। पास्ता बहुत आप खाते हो प्यारे बच्चों, पास्ता हर कोई खाता। पास्ता बेसिकली अरब से ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन आज वो कहाँ पे है? यूरोप में। ठीक है, स्पेन में खाया जाता है, यूरोप के बहुत सारे देशों में पास्ता खाया जाता है, और एक समय पे वो अरब से ओरिजिनेट हुआ। तो ये ऐसे फूड ने ट्रैवल किया अक्रॉस द वर्ल्ड। पोटैटो यूरोप के गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा बना। बहुत ज्यादा पोटैटो ने पूरे यूरोप को बदल दिया। कैसे? ये चीप था, न्यूट्रिशियस था, और जल्दी उग जाता था। जैसे मैंने आपको स्लाइड में मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब आयरलैंड के लोग पूरी तरह पोटैटो पर डिपेंडेंट हो गए।
1845 में पोटैटो क्रॉप डिजीज से डिस्ट्रॉय हो गई। रिजल्ट क्या हुआ? लाखों लोग भूख से मरे, मिलियंस माइग्रेटेड हुए। ये था आयरिश पोटैटो फेमाइन, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। कहानी समझ में आई आपको बच्चों? 16 सेंचुरी में यूरोप ने 16 सेंचुरी में यूरोपियंस ने एशिया के सी रूट्स खोजे। ठीक है, एशिया के सी रूट्स खोजे। ठीक है, अमेरिका तक पहुंच बनाई। अब ठीक है, अब ट्रेड और कॉलोनाइजेशन दोनों तेजी से बढ़ने लगे। इंडियन ओशियन ट्रेड का इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। यूरोप धीरे धीरे पावरफुल होता चला गया। उसके बाद अमेरिका में पेरू और मैक्सिको जैसी जगहों से गोल्ड और सिल्वर मिला। बहुत मात्रा में गोल्ड और सिल्वर मिला। कहां से? सिल्वर माइन, जैसे पेरू और मैक्सिको। तो यूरोप बिकेम रिचर थ्रू गोल्ड और सिल्वर, बहुत ज्यादा रिच हो गया। तो उसके बाद स्पेन और पुर्तगाल ने अमेरिका को कॉलोनाइज कॉलोनाइज करना शुरू किया। जो अमेरिका जब देखते हो ना, एक समय में इसकी खोज हुई थी और वहां से गोल्ड सिल्वर के भंडार मिले थे, और यूरोपियन ने उसे कॉलोनाइज बाद में किया। अब वेल्थ यूरोप की तरफ जाने लगी। पहले यूरोप वेल्दी नहीं था, पुअर था, लेकिन अब धीरे धीरे यूरोप में वो वेल्थ जा रही थी। स्टूडेंट्स, कभी कभी सबसे डेंजरस वेपन गन नहीं होती, बम धमाके नहीं होते, डिजीज होती है। हाल ही में आपने इसको उदाहरण देख लिया, कोरोना वायरस। लोग बम, बंदूकों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि एक डिजीज ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। यूरोपियंस अमेरिका में स्मॉल पॉक्स लेकर गए। पिक्चर में आप देख रहे हो, आज तो वैक्सीनेशंस हैं, इससे कोई लोग मरते नहीं हैं, लेकिन एक समय में लोग इससे मरते थे। नेटिव अमेरिकन्स के शरीर में इम्यूनिटी नहीं थी। जो जब यूरोपियंस वहां गए, तो यूरोपियंस को ये डिजीज थी स्मॉल पॉक्स, लेकिन उनकी इम्यूनिटी उसके लिए थी। लेकिन नेटिव अमेरिकन्स हैड नो इम्यूनिटी। इससे क्या हो गया? पूरी पॉपुलेशन वहां पे खत्म हो गई, और यूरोपियन को आसानी हुई उस जगह को कन्क्वेस्ट करने में, उस जगह पे कब्जा करने में, क्योंकि डिजीज के साथ उन्होंने पूरे वहां के पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया था। अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले यूरोप कैसा था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले यूरोप की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ज्यादा खराब थी। पॉवर्टी, हंगर, डिजीजेस, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, इसलिए बहुत सारे लोग अमेरिका माइग्रेट कर गए वहां से। ठीक है, अमेरिका में प्लांटेशन पर अफ्रीकन स्लेव से काम करवाया उन लोगों ने। क्लियर? उसके बाद एक समय इंडिया और चाइना दुनिया की रिचेस्ट कंट्रीज, रिचेस्ट इकोनॉमीज होते थे। कैन यू बिलीव दैट? ऐसा होता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? ग्लोबल पावर शिफ्ट हो गई। ठीक है, बाद में फिर यूरोप, जैसे यूरोप ने दूसरों को कॉलोनाइज करना शुरू किया ना, तो धीरे धीरे यूरोप बिकेम द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। बिकॉज ऑफ उसने क्या किया? कॉलोनाइज किया दूसरे देशों को। इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे अच्छी फैली, और उनके पास सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था कि वो अमेरिकन, उनको अमेरिका में उनको वेल्थ मिल गई थी। जब उन्होंने अमेरिका की खोज की, तो अमेरिका से उन्होंने ढेर ढेर सोना और चांदी अपने देश पहुंचाया। तब वो बहुत ज्यादा वेल्थी हो गए, और बाकी पार्ट पे मतलब दुनिया के बाकी हिस्से को भी कॉलोनाइज करने में फिर उस वेल्थ का यूज हुआ। अब आता है 19th सेंचुरी। ये पीरियड दुनिया को बदल देता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, कॉलोनियलिज्म फैला, और तीन इंपॉर्टेंट फ्लोज बने। तीन इंपॉर्टेंट, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तीन इंपॉर्टेंट। नंबर वन ट्रेड, नंबर टू लेबर माइग्रेशन, और नंबर थ्री कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ट्रेड बिजनेस लगा होने, लेबर माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह पे मजदूर जाने लगे। ठीक है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पैसे का इन्वेस्टमेंट होने लगा। फिर आता है कॉर्न लॉज एंड फूड इंपोर्ट्स। ब्रिटेन ने कॉर्न लॉज बनाए,
ताकि फॉरेन फूड इंपोर्ट्स को रोका जा सके। कॉर्न लॉ था क्या? कॉर्न लॉ का मतलब ब्रिटेन ने फूड को रिस्ट्रिक्ट किया, बाहर से आने वाले भोजन को, बाहर से आने वाले अनाज को उन्होंने बंद कर दिया। इसका इफेक्ट क्या हो गया? ठीक है, लोकल किसानों को तो फायदा होने लगा, लेकिन उसका क्या हुआ इफेक्ट कि फूड प्राइसेस इंक्रीज्ड हो गए। कहाँ पे? ब्रिटेन के अंदर अचानक से। और पीपल जो थे वहां के वो परेशान हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि आफ्टर एबॉलिशन जब कॉर्न लॉ को हटाया गया तो फिर क्या होता है कि चीप फूड इंपोर्टेड, बाहर से, ब्रिटेन के बाहर से क्या था, सस्ता खाना ब्रिटेन आने लगा। ठीक है, लेकिन उससे फिर ब्रिटिश फार्मर्स को नुकसान हुआ। तो कॉर्न लॉज बेसिकली वो लॉ था जो अनाज के इंपोर्ट को बैन करता था ब्रिटेन के अंदर। आई होप आपको कॉर्न लॉ समझ में आ गया। 1890 तक एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बन चुकी थी। ठीक है, एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बन चुकी थी 1890 तक। अब फूड नियर बाई विलेजेस से नहीं आता था कि भाई हमने एक गांव के वहां से लाया, नहीं, हजारों माइल्स दूर से आता था। रेलवे फॉर्म्स को पोर्ट से जोड़ रही थी, शिप्स गुड्स दुनिया भर में ले जा रहे थे। ठीक है, और हजारों लाखों लोग माइग्रेट हो रहे थे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए। उसके बाद प्यारे बच्चों सोचो, अगर रेलवेज, स्टीमशिप्स और टेलीग्राफ ना होते तो ग्लोबल ट्रेड पॉसिबल होता? नहीं। टेक्नोलॉजी ने क्या किया? टेक्नोलॉजी ने डिस्टेंस कम कर दिया। ठीक है, ट्रेड फास्ट किया और कम्युनिकेशन आसान बना दिया। तो कितना बहुत बड़ा रोल रहा है टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ग्लोबलाइजेशन इस पेस पे कभी भी नहीं बढ़ता। पहले लाइव एनिमल्स यूरोप भेजे जाते थे, भर दिए, और मतलब जिंदा जानवर भेजे जाते थे। ठीक है, कई एनिमल्स रास्ते में मर जाते थे। तो फिर क्या हुआ? ठीक है, फिर क्या हुआ, एक टेक्नोलॉजी आई जिसने क्या किया, रेफ्रिजरेटर शिप्स बनाए। क्या बनाए? रेफ्रिजरेटर शिप्स बनाए। अब फ्रोजन मीट, अब लाइव एनिमल्स नहीं बल्कि उसकी जगह पे जहां से मीट एनिमल्स भेजा जाता था वहां पे उनको काट के शिप्स में डाला जाता था, फ्रोजन मीट ट्रांसपोर्ट होने लगा। तो क्या हुआ, जल्दी से मीट जो है दूसरे देशों तक पहुंचने लगा, खराब भी नहीं लगा होने। तो मीट चीप हुआ, तो यूरोपियंस की जो डाइट थी वो इंप्रूव हुई। लेकिन प्यारे बच्चों, ग्लोबलाइजेशन का डार्क साइड भी था उस समय, बहुत डार्क साइड। ये अच्छी बातें मैंने अभी तक बताई, लेकिन डार्क साइड क्या था कि यूरोपियंस ने अफ्रीका को डिवाइड कर लिया। 1885 की बर्लिन कॉन्फ्रेंस में अफ्रीका का बंटवारा हुआ और कॉलोनियलिज्म ने एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाया। फिर आता है एक ऐसा इवेंट जिसे हम कैटल प्लेग कहते हैं, और ये था रिंडर पेस्ट। क्या था? रिंडर पेस्ट। अफ्रीका में एक डेडली डिजीज फैली जिसे बोला गया रिंडर पेस्ट। इस रिंडर पेस्ट ने अफ्रीका के कम से कम 90% कैटल को मार दिया। ये बेसिकली ये भी जब कैटल्स माइग्रेट हो रहे थे, कैटल्स को लिया जा रहा था, तो ये भी किसी की वजह से, कहते हैं कि घोड़ों की वजह से, घोड़ों की वजह से ये बाकी मवेशियों में, अफ्रीका के मवेशियों में ये डिजीज फैली थी। तो इससे क्या हुआ, जब वहां के 90% कैटल मारे गए तो अफ्रीकन इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। यूरोपियंस ने इसका फायदा उठाया क्योंकि वो उनके पास अब कुछ नहीं रहा था अफ्रीकन्स के पास। तो इसी का फायदा उठा के उन्होंने पूरे अफ्रीका को क्या कर दिया? कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइज कर दिया। इंडिया से वर्कर्स, इंडिया से वर्कर्स को फिजी, मॉरिशियस, बहुत ऐसी जगहों पे भेजा गया। क्यों भेजा गया? कंडीशन बहुत हार्श थी। ठीक है, काम करने के लिए। ठीक है, और जहां से इंडियंस वर्कर्स को भेजा वो एरिया थे बिहार, ईस्टर्न यूपी, तमिलनाडु। ठीक है,
प्रॉब्लम क्या थी? हार्श कंडीशंस, एक्सप्लॉयटेशन, पुअर लीगल राइट्स उन देशों में थे इन वर्कर्स के। तो इसलिए इस सिस्टम को कहा गया ए न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, ए न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। ब्रिटिश पॉलिसीज ने इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, इंडियन रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करने लगे, जैसे कॉटन, इंडिगो, ओपियम को एक्सपोर्ट किया जाने लगा। और ब्रिटेन यूज्ड इंडिया टू अर्न प्रॉफिट्स, बैलेंस वॉर ट्रेड, फाइनेंस इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। ब्रिटेन इंडिया को इस्तेमाल करके प्रॉफिट्स कमा रहा था। तो प्यारे बच्चों, कंक्लूजन में हमने इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, जैसे कि ग्लोबल वार्ड कैसे बना। ठीक है, इस ग्लोबल वार्ड में हमने पढ़ा ट्रेड, माइग्रेशन, टेक्नोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया, कॉलोनियलिज्म ने क्या रोल प्ले किया, कल्चरल एक्सचेंज कैसे हुए। तो इस चैप्टर के अंदर हमने दो चीजों को अच्छे से डिस्कस किया। किन्हीं चीजों को हमने डिस्कस किया? दो चीजों को, कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि ग्लोबलाइजेशन में पूरा वर्ल्ड जो होता है एक सिंगल यूनिट एक्ट करता है, जिसमें देश एक दूसरे के साथ डीपली इंटरकनेक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा। हर ट्रेड वो एक दूसरे के साथ करते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, और जाने अनजाने में उसी ट्रेड ट्रैवल में वो एक दूसरे को अपने आइडिया शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ फूड शेयर करते हैं, कल्चर शेयर करते हैं, धर्म शेयर करते हैं। इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और मैंने आपको क्या पढ़ाया कि ग्लोबलाइजेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट था, लेकिन उस समय का अप्रोच बहुत स्लो था। और मैंने आपको बताया कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, आज तो मतलब इतना वो सारा इंटरकनेक्टेड है, लेकिन प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेडर, पिलग्रिम्स, प्रीस्ट, एक्सप्लोरर एक्सप्लोर करने आते थे, एक दूसरे के देश आते थे, और उसी से फूड भी ट्रांसफर हुआ, कल्चर ट्रांसफर हुआ, और धर्म ट्रांसफर हुए। ठीक है, और मेन जो ट्रेड रूट था एंशिएंट टाइम में, वो याद रखना आप, वो आप रखोगे सिल्क रूट को याद। किसे याद रखोगे? सिल्क रूट। और मैंने आपको वो ऑलरेडी समझाया। उस सिल्क रूट से गोल्ड सिल्वर एक्सचेंज हुआ, इंडिया से स्पाइसेस एक्सचेंज हुए, वगैरह वगैरह। और इन्हीं रूट से चल के लोग जब एक दूसरे के साथ देश में आए, तो धर्म भी एक्सचेंज हुए। सिर्फ धर्म नहीं, फूड भी एक्सचेंज हुआ। फूड की भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि कैसे कैसे फूड जो है वो ट्रैवल किया एक जगह से दूसरी जगह पे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे ग्लोबलाइजेशन जो पहले एंशिएंट टाइम में था, वो एक किस्म से उसने कॉलोनाइजेशन भी किया। ठीक है, कॉलोनाइजेशन कैसे किया कि जो यूरोपियंस थे उन्होंने वो हर जगह पे उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, अमेरिका की डिस्कवरी की, और वहां से सोना चांदी भर भर के लाया और वेल्थी हो गए। ठीक है, लेकिन जहां पे भी यूरोपियन जाते थे, वो कुछ ऐसी नई डिजीजेस लेके जाते थे कि वहां के लोग उस डिजीज से इम्यून नहीं थे। तो इम्यूनिटी ना होने के कारण उनके लिए वो पहला एक्सपीरियंस होता था, और वहां पे लोग पूरी पॉपुलेशन ही वाइप आउट हो जाती थी। तो इससे भी यूरोपियंस को आसानी हुई कॉलोनाइजेशन करने में। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। रिंडरपेस्ट मैंने आपको समझा दिया। तो ग्लोबलाइजेशन, इस वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ा, तो हमने ग्लोबलाइजेशन की दो साइड्स देखी। एक देखा कि कैसे दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके एक दूसरे का ग्रोथ में सपोर्ट करता है, कैसे कनेक्टिविटी ने ग्लोबलाइजेशन के पेस को बढ़ाया और लोग इंटरकनेक्टेड हो गए। लेकिन दूसरा था कि इस ग्लोबलाइजेशन ने लोगों के अंदर ग्रीड भी डाला, और उस लालच ने लोगों को एक्सप्लॉइट भी किया, और लोगों में इनइक्वालिटी भी शुरू हुई। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको चीजें समझ में आ गई कि ग्लोबलाइजेशन, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड क्या था। अब सेकंड वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि अब जब हम ग्लोबल हो गए, तो उसके आगे फिर कैसे इकोनॉमी हमारी पूरी बढ़ी और क्या क्या हुआ।
तो प्यारे बच्चों, जो लर्निंग आउटकम्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको इस चैप्टर के बाद, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता होने चाहिए। तो जैसे सबसे पहले आपको कोई पूछे कि एक्सप्लेन करो सिल्क रूट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो एक्सप्लेन कीजिए सिल्क रूट क्या है। तो आप कहोगे कि सिल्क रूट एक एंशियंट रूट था ट्रेडिंग का, जो यूरोप से लेके, चाइना से लेके, इंडिया से लेके लगभग पूरी वर्ल्ड में फैला हुआ था। ये कोई एक सिंगल सड़क नहीं थी, आप ये भी लिखोगे। ये था बहुत अलग अलग सी रूट्स और रोड्स का एक जाल। इसी को कहा गया सिल्क रूट। और इस रूट पे मेन ट्रेड होता था चाइना के सिल्क का, और दूसरा गोल्ड और सिल्वर यूरोप से, और भारत से स्पाइसेस का ट्रेड होता था। अगर आपको कोई पूछे व्हाट वाज द आयरिश पोटैटो फेमाइन, तो आप क्या बोलोगे? तो मैंने आपको कहा था कि आयरिश आयरलैंड में लोग पोटैटो के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके थे। आप ये लिखोगे, डिपेंडेंट हो चुके थे। क्यों? पोटैटो चीप था, आसानी से उगता था, तो लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड थे लगभग, और न्यूट्रिशियस था, हर लोग इसी को खाते थे। लेकिन जब सूखा पड़ा, जब डिजीज फैली पोटैटो में, तो उनकी पूरी फसलें बर्बाद हो गई। तो लोग यूरोप के वहां पे भूखे मर गए। तो इसी को कहा गया आयरिश पोटैटो फेमाइन। अगर आपको कोई पूछे कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा इस चैप्टर में कोई पूछे कि टेक्नोलॉजी ने क्या किया, तो आप कहोगे कि उस समय तो मोबाइल फोन्स ऐसी चीजें तो नहीं थी। तो आप कहोगे कि इसके कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि पहले यूरोप में लाइव एनिमल्स भेजे जाते थे। क्या भेजे जाते थे? लाइव एनिमल, जिंदा एनिमल। तो उसमें रास्ते में बहुत सारे एनिमल्स मर जाते थे, और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था। तो बाद में एक टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी की क्या रोल है? तो टेक्नोलॉजी क्या आई? रेफ्रिजरेटर शिप्स आए, ठीक है, जो मीट को कूल रखते थे, ठंडे रखते थे। तो फिर जहां से मीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा, वहीं पे उन शिप्स में जो थे, अब लाइव एनिमल्स नहीं भेजे जाते थे, बल्कि मीट को काट के भेजा जाता था। ठीक है, उस चीज को काट के भेजा जाता था, और वो जो मीट था वो खराब भी नहीं होता था, और आसानी से वो दूस यूरोप में पहुंच जाता था। तो ये था टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट से आप आंसर दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको कोई पूछे कि रिंडर पेस्ट क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपने बोलना है कि रिंडर पेस्ट एक कैटल प्लेग थी। ठीक है। रिंडर पेस्ट क्या थी? एक कैटल प्लेग थी, और ये हॉर्स से हुआ था अफ्रीका के अंदर। क्लियर हुआ? अफ्रीकन के जो लोग थे वो कैटल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, उनकी इकोनॉमी उस समय कैटल्स के ऊपर खड़ी थी। ठीक है, उनका गुजर बसर। लेकिन जब घोड़ू ने वहां से एक रिंडरपेस्ट डिजीज फैलाया, तो 90% ऑफ जो ये थे कैटल थे अफ्रीकन के, वो मर गए। तो मरने के बाद उनके पास कुछ नहीं रहा, उनकी इकोनॉमी टोटल कोलैप्स हो गई। और ब्रिटिशर्स ने इस चीज का अच्छे से फायदा उठाया, मजबूरी में जबरदस्ती वहां के लोगों को, अफ्रीकन लोगों को कॉलोनाइज किया। तो आप रिंडरपेस्ट का ये ऐसे भी बोल सकते हो। अब नेक्स्ट सवाल अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ डिड कॉलोनियलिज्म अफेक्ट इंडिया एंड अफ्रीका, तो कॉलोनियलिज्म ने इंडिया और अफ्रीका को अफेक्ट कैसे किया, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि कॉलोनियलिज्म ने अफ्रीका को कैसे अफेक्ट किया। वहां को कॉलोनाइज किया, उसके बाद वहां की लेबर, वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। वहां की लेबर डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में ली गई ताकि लोग यूरोपियंस के लिए काम कर सके। और इंडिया को तो आपने चैप्टर 1 में मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है कि इंडिया को कॉलोनाइज करने के बाद, इंडिया जब कॉलोनाइज हुआ, तो क्या क्या इफेक्ट हुए इंडिया के ऊपर, वो मैं आपको चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन जो इंडिया है उसमें मैं आपको समझा चुका हूं कि इंडिया की इकोनॉमी भी कोलैप्स हो गई। उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज को भी लूटा, इंडिया का जो भी ट्रेड था वो खा गए, मतलब इंडिया को गरीब बना दिया, इंडिया के पास कुछ नहीं रहा। तो आई होप प्यारे बच्चों, आपको मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड का पहला पार्ट समझ आ गया। जो जो स्लाइड्स मैंने आपको समझाई सिंपल हैं, ऐसे ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जो मैंने समझाया उसको आपको
एलोबरेट करना है। और अब हम आपसे मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट में, जो पार्ट 2 है, जो अब हमें इससे आगे लेके इस जर्नी पे लेके जाएगा। आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में ये वाला वीडियो समझ में आ गया है, अच्छे से आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। मैं थैंक यू कहता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।